Good evening aspirants, welcome to Coachup ISE learning platform. My name is मनीष शुक्ला और आज हम एथिक्स मॉड्यूल को आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो जो लास्ट हमारा एथिक्स मॉड्यूल में जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यूज़ या मूल्य क्या होता है, एथिक्स या नीतिशास्त्र और मॉरल्स या नैतिकता, इनके बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स. मूल्य, नीतिशास्त्र और नैतिकता में संबंध. ठीक है, तो मूल्य या वैल्यूज किसको बोलते हो? जब आप किसी भी थिंग को इंपॉर्टेंस देते हो, महत्व देते हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? मूल्य. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको ध्यान रखने वाली? वो है महत्व या इंपॉर्टेंस. ठीक है, इंपॉर्टेंस दोगे वो आपके लिए वैल्यू या मूल्य बन जाएगा. वैल्यूज आपके फाउंडेशन का निर्माण करती हैं. क्लियर? जैसे ही हम वैल्यूज पे राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में एंट्री करते हैं, आपने किसी भी चीज को महत्व क्यों दिया? क्योंकि आपको लगता था ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है. तो जैसे ही आप राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में एंटर करते हो, वहां पे किसकी एंट्री हो जाती है? एथिक्स और मॉरल्स की. अब एथिक्स और मॉरल्स में डिफरेंस क्या होता है? जो स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग है वो अगर व्यक्तिगत स्तर पे आपकी अंतरात्मा से आते हैं, अगर उनका ओरिएंटेशन क्या है? इंडिविजुअल ओरिएंटेशन. अगर राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड आपकी कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा प्रोवाइड करती है, तो वो क्या बन जाता है? मॉरल्स या नैतिकता. ठीक है, दूसरी तरफ देखें तो अगर राइट और रॉन्ग के स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड कराता है? सोसाइटी प्रोवाइड कराती है. मतलब कि अगर सोसाइटल ओरिएंटेशन है स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग के लिए, तो वो क्या बन जाता है? एथिक्स. क्लियर? ठीक है, वैल्यूज पे जैसे ही आप फिल्टर लगाओगे राइट एंड रॉन्ग का, वैल्यूज क्या होती हैं? जिसको भी आप इंपॉर्टेंस अटैच करोगे वो आपके लिए मूल्य हो जाएगा. आपने इंपॉर्टेंस क्यों अटैच की? क्योंकि ऐसा करना आप मानते हैं कि ऐसा करना सही है. अब ये सही या गलत की पहचान अगर आपकी अंतरात्मा, आपका कॉन्साइंस आपको कराता है, तो वो आपका मॉरल्स या नैतिकता हो जाती है. या दूसरी तरफ देखें तो अगर आपको सही और गलत की पहचान आपसे एक्सटर्नल कोई चीज, एक्सटर्नल क्या हो सकता है? एक्सटर्नल आपकी फैमिली हो सकती है, आपका रिलीजन हो सकता है, आपका प्रोफेशन हो सकता है, एजुकेशन सिस्टम होता है. जब ये चीजें आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान कराती हैं, तो वो क्या हो जाता है? एथिक्स. ठीक है, अब आगे देखें एथिक्स और मॉरल्स में क्या रिलेशनशिप होता है. ठीक, तो जो किसी इंडिविजुअल का मॉरल होता है, अगर ऐसे इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आ जाएं जिनका सबका मॉरल एक जैसा ही है, तो इससे होगा क्या? इससे एथिक्स का निर्माण होगा. कैसे? एथिक्स क्या है? एक सोसाइटल ओरिएंटेशन की बात करते हैं तब एथिक्स आता है. समाज किससे मिलकर बना होता है? समाज तो लोगों का समूह ही होता है कि नहीं? तो अगर इस व्यक्ति का मॉरल एक है और वही इस व्यक्ति का मॉरल है, वही इस व्यक्ति का मॉरल है, ऐसे ही ज्यादातर लोगों का मॉरल क्या है? एक जैसा ही है. तो जो एग्रीगेशन ऑफ मॉरल्स होगा, जो इनके मॉरल्स का समग्र रूप होगा, वही क्या बन जाएगा? हमारा एथिक्स बन जाएगा. वही तो समाज का नीतिशास्त्र होगा, क्योंकि समाज किससे मिलकर बना हुआ है? समाज इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है, समूह है. ठीक है, तो जो इनका मेजॉरिटी, इनका सबका कॉन्साइंस कहती है, जो मेजॉरिटी का मॉरल्स है, वही क्या बन जाएगा? समाज की एथिक्स बन जाएगी. ठीक है, तो जो एग्रीगेशन ऑफ मॉरल्स होता है, वही दूसरे शब्दों में उसको हम क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं. ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझें. आपकी मॉरल्स किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की जो नैतिकता होती है उसका निर्माण कैसे होता है?
आपकी कॉन्साइंस का एक पर्टिकुलर वे किसी भी चीज की तरफ कैसे बनता है। अब इसमें आप देखिए तो आप पाएंगे कि आपकी जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है, मतलब विश्वास वाला पार्ट जो होता है आपका, जो आपकी इमोशंस या भाव वाला पार्ट होता है, या जो एक्शन वाला पार्ट होता है, वो बनता कैसे है आपका? वो बनता है सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया से। आप फैमिली से, रिलीजन से, प्रोफेशन से, एजुकेशन सिस्टम से आपका सामाजिकरण होता है। और ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, ठीक है, कौन? आपका परिवार, आपका धर्म, आपका पैसा, आपकी एजुकेशन सिस्टम, वो आपको सही या गलत की पहचान कराती हैं। आपका सोशलाइजेशन होता है, और इस सही या गलत के स्टैंडर्ड्स को जब आप इम्बाइब कर लेते हो, जब आप पूरी तरीके से उसको इंटरनलाइज कर लेते हो, तो वो क्या बन जाता है? आपकी कॉन्साइंस का मॉरल्स बन जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स ने आपको राइट एंड रॉन्ग की पहचान कराई। धीरे धीरे उस राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स को आप इंटरनलाइज कर लेते हो, आप उसको कंप्लीटली इम्बाइब कर लेते हो, तब अब आपके लिए वो क्या बन जाएगा? अब आपका वो मॉरल्स हो जाएगा। तो हमने यहां पे इसमें क्या देखा? वैल्यूज पे जब आप इंडिविजुअल ओरिएंटेशन देखोगे तो वो आपका मॉरल्स हो जाएगा। जब वैल्यूज पे जो राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड्स हैं वो कौन लगाता है? एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, व्यक्ति से बाहर का कोई स्रोत होता है, मतलब वो फैमिली हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, तब वो नीति शास्त्र या एथिक्स हो जाता है। फिर हमने क्या देखा कि जो सोसाइटी है वो लोगों का समूह ही होता है, और अगर इन लोगों के मॉरल्स को एक एग्रीगेट फॉर्म दे दिया जाए, इनका एक समग्र रूप हो, तो वही क्या बन जाएगा? सोसाइटल एथिक्स बन जाएगा। फिर हमने देखा मॉरल्स का निर्माण कैसे होता है, किसी व्यक्ति का जो मॉरल्स होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, तो हमने देखा वो किस प्रोसेस से होते हैं? सामाजिकरण से होते हैं। ठीक है, एथिक्स, जो एथिक्स के प्लेयर्स होते हैं, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? फैमिली, रिलीजन, प्रोफेशन, वो आपको सही या गलत की पहचान कराते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को आप अपनी अंतरात्मा में इम्बाइब कर लेते हो, इनकलकेट कर लेते हो, और वो आपका मॉरल्स बन जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे एक दूसरे से ये सारी चीजें क्या है? इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल यही फॉर्मेट हमारा रहेगा, और इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। चलते हैं अगली स्लाइड में। वहाँ पे हमारा क्या था? सबसे नीचे वैल्यूज। मान लीजिए सती जो प्रथा था, हमारा सती सिस्टम जो था, ठीक है, वो वैल्यू, सती प्रथा को लोग महत्व देते थे, तो इसलिए सती प्रथा क्या हो गया? या महिलाओं के प्रति असम्मान का व्यवहार, या उनको जिसको बोलते हैं इनइक्वलिटी का बिहेवियर किया जाना महिलाओं के साथ। ठीक है, वो क्या था? 19वीं सेंचुरी में कभी वैल्यू हुआ करता था, महत्व हुआ करता था। अब ये तो हो गया महत्व का पार्ट। इसको लोग महत्व क्यों देते थे? जैसे ही आ जाएंगे क्यों के डोमेन में एंट्री हो जाएगी राइट एंड रॉन्ग की। सती प्रथा को महत्व इसलिए देते हैं क्योंकि ऐसा करना सही है या ऐसा करना गलत है। तो जैसे ही हम राइट एंड रॉन्ग के डोमेन में आ जाएंगे, एंट्री किसकी हो जाएगी? एथिक्स और मॉरल्स की। जब राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिविजुअल की कॉन्साइंस, व्यक्ति की अंतरात्मा। मतलब अगर इसका इंडिविजुअल ओरिएंटेशन होगा तो वो क्या बन जाएगा? मॉरल्स। और जब
सती प्रथा सही है या गलत है ये कौन बताएगा? ये जब समाज बताएगा, मतलब एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल कोई बताएगा। वो क्या हो सकता है? वो आपकी फैमिली हो सकती है, वो आपका रिलीजन हो सकता है, वो आपका प्रोफेशन हो सकता है, वो आपका एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। तब ये क्या बन जाएगा? एथिक्स। ये इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है, ये आपका सोसाइटल ओरिएंटेशन है। क्लियर? आप किसी ने सती प्रथा को महत्व क्यों दिया? क्योंकि ऐसा करना उसको सही लगता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग कौन प्रोवाइड करा रहा है? अगर उसकी अंतरात्मा प्रोवाइड करा रही है तो वो मॉरल्स हो जाएगा। अगर उसको अपने से बाहर कोई सोर्स, वो फैमिली, रिलीजन, प्रोफेशन, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है तो एथिक्स हो जाएगा। अब हम देखें सती प्रथा के बारे में राजा राममोहन राय, राजा राममोहन रॉय, इनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। राजा राममोहन राय की अंतरात्मा क्या बोलती थी सती प्रथा के संदर्भ में? कि सती प्रथा क्या है? गलत है। तो राजा राममोहन राय का जो इंडिविजुअल ओरिएंटेशन था सती प्रथा के रिकॉर्डिंग, वो क्या था? वो इसको गलत मानते थे। इसलिए राजा राममोहन राय का जो मॉरल्स था वो क्या था? कि सती प्रथा गलत है। तो इस केस में ये पूरा क्या हो गया? राजा राममोहन राय का मॉरल हो गया कि नहीं? राजा राममोहन राय की नैतिकता हो गई कि नहीं? ठीक है। तो यहां पे अभी राजा राममोहन रॉय हैं जिनका मॉरल क्या है? कि वो सती प्रथा को गलत मानते हैं। उनकी जो अंतरात्मा है वो क्या कहती है? कि सती प्रथा गलत है। क्लियर? अभी मान लीजिए राजा राममोहन राय इकलौते व्यक्ति हैं तब के समाज में, जो मिडियावल हमारा सोसाइटी था वहां पे राजा राममोहन राय इकलौते मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जो सती प्रथा को गलत मानते हैं। फिर उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। ब्रह्म समाज में कई लोग इनसे जुड़ते चले गए, तो इनका जो पूरा ग्रुप था, जो लोग इनसे इंटरकनेक्टेड थे, वो सब अब क्या मानने लगे? कि सती प्रथा गलत है। ठीक है। इनके जो डिसिपल्स या शिष्य थे ये अलग अलग डायरेक्शंस में ये मैसेज लेके गए कि सती प्रथा गलत है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग क्रिएट हो गया और जिसका सबका कॉन्साइंस या अंतरात्मा क्या कहती है? कि सती प्रथा गलत है। तो समाज क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल ही तो होता है। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल का जो मॉरल्स का एग्रीगेशन है वो क्या बन जाएगा? सोसाइटल एथिक्स बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। ये क्या सोचते हैं? सती प्रथा गलत है। ये सोचते हैं सती प्रथा गलत है। ये सोचते हैं सती प्रथा गलत है। ऐसे ही समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सोचता है कि सती प्रथा गलत है। तो वो क्या बन जाएगा? समाज का एक कोड बन जाएगा, समाज का एक नियम बन जाएगा, सामाजिक नीति शास्त्र बन जाएगा। ठीक है। तो इनके कॉन्साइंस का या इनके मॉरल्स का जो एग्रीगेशन हुआ, इनकी नैतिकता का जो समग्र रूप हुआ, वो क्या बन गया? हमारा सोसाइटल एथिक्स। क्लियर? इससे आपको समझ में आया होगा। अब एक दूसरे एग्जाम्पल को इसको समझते हैं, जो ये वाला पार्ट था कि एथिक्स से मॉरल्स कैसे बनता है। डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं एथिक्स के? फैमिली, रिलीजन, प्रोफेशन, एजुकेशन। ठीक है। अब मान लीजिए आप अपने को रख के देखिए, अभी 2020 चल रहा है। आप अपने को रख के देखिए, आपके मॉरल्स या आपकी अंतरात्मा में जो नैतिकता है उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक, उसको समझ के देखिए। सती प्रथा को ही लेके देखिए। तो सती प्रथा के बारे में आपकी कॉन्साइंस का जो थिंकिंग वाला पार्ट है, जो इमोशंस वाला पार्ट है और जो एक्शन वाला पार्ट है, वो कैसे बनता है कि सती प्रथा गलत है। कैसे आप ये विश्वास रखने लगते हैं कि सती प्रथा गलत है।
कैसे आप सती प्रथा के खिलाफ बैर भाव रखने लगते हैं और कैसे आप एक्शन वाला जो पार्ट है वो आपका सती प्रथा के अगेंस्ट बनता है। ठीक, 2020 में अपने को रख के देखिए तो आपका जो मॉरल है, कॉन्साइंस है, उसका निर्माण कहां से होता है? आपकी फैमिली में आपकी मां आपको बताती है कि देखिए कभी सती प्रथा जैसा एक क्रूर सिस्टम, एक क्रूएल ऑर्डर भी हुआ करता था जो महिलाओं के प्रति इतना अत्याचार करता था। तो धीरे धीरे आप सीखने लगे, आपका सोशलाइजेशन होने लगा, आपका जो सामाजिकरण हुआ, उस सामाजिकरण से जब आपके फैमिली ने आपको बताया कि सती प्रथा गलत थी, फिर आप एजुकेशन सिस्टम में गए, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें आपको बताया गया कि देखिए कितना अत्याचार महिलाओं के प्रति होता था जो कि गलत था। तो जब बार बार आपको ये चीजें बताई गई तो धीरे धीरे आपने इसको इम्बाइब कर लिया, इसको इंटरनलाइज कर लिया और ये आपके लिए क्या बन गया? मॉरल बन गया, ये आपका नैतिकता बन गई। अब आप क्या मानते हैं? आपकी कॉन्साइंस या अंतरात्मा क्या मानती है कि सती प्रथा गलत था। तो देखिए जो सोसाइटल एथिक्स इसके जो सोर्सेस होते हैं, इसके जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं, उनके थ्रू आपका सामाजिकरण होता है और उस सामाजिकरण की प्रक्रिया से आपके मॉरल्स या नैतिकता का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप कई सारे एग्जांपल्स लेके इसको लिंक करके इसी स्ट्रक्चर में ला सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप करेंगे, 2-3-4 एग्जांपल्स लेके इसको ऐसे करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा क्लियर आइडिया हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, मैं फिर से दिखा देता हूं। अभी हमने इसी पे बात की, सती प्रथा व्यक्तिगत स्तर पे जब राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं, मॉरल्स जब सामाजिक स्तर पे आपको राइट एंड रॉन्ग के स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है? फैमिली, रिलीजन, प्रोफेशन, तो एथिक्स हो जाता है। फिर एग्रीगेट ऑफ मॉरल्स जो होता है वही एथिक्स होता है, समाज लोगों का ही तो समूह होता है। फिर जो मॉरल्स का फॉर्मेशन होता है वो जो समाज आपको जो समाज में ये सोर्सेस होते हैं, फैमिली, रिलीजन, प्रोफेशन, वही आपको राइट एंड रॉन्ग का स्टैंडर्ड देते हैं। उसको जब आप इम्बाइब कर लेते हो, आपका सोशलाइजेशन होता है, आप इम्बाइब इंटरनलाइज कर लेते हो तो आपका मॉरल्स बन जाता है। ठीक है, हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझा। अब हम चलेंगे आगे। स्लाइड को आप थोड़ा सा देखिए पहले। टॉपिक है आपका कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल्स। अभी लास्ट टॉपिक में हमने रिलेशनशिप देखा था, इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, नीति शास्त्र और नैतिकता में संघर्ष। ठीक है, तो इसको हम 2 केसेस के थ्रू पढ़ेंगे, 2 टाइप के केसेस के थ्रू पढ़ेंगे। एक ऐसे केसेस होंगे जहां पे एथिक्स और मॉरल्स का संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट होने पर एज ए डिसीजन मेकर आपको एथिक्स को अपर हैंड में रखना होगा। और फिर हम कुछ ऐसे केसेस पे बात करेंगे जहां पे एथिक्स और मॉरल्स का संघर्ष होने की स्थिति में आप मॉरल्स को आगे रखेंगे। तो सबसे पहले हम वो केसेस देखते हैं जहां पे एथिक्स और मॉरल्स जब संघर्ष की स्थिति में आए तब एज ए डिसीजन मेकर वहां पे आपको एथिक्स को आगे रखना होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम केस नंबर 1, डॉक्टर एंड पेशेंट का केस। ठीक है, तो एज ए डॉक्टर आपका एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है। ठीक है, आपका प्रोफेशनल एथिक्स एज ए डॉक्टर आपको सही या गलत के स्टैंडर्ड देता है। वो आपको बताता है जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो मेडिकल एथिक्स है एक डॉक्टर की, जो एक कोडिफाइड रिटन डॉक्यूमेंट है, वो आपको बताता है एज ए डॉक्टर ये चीजें करना सही है और ये चीजें करना गलत है। ठीक है, तो आपका एक प्रोफेशनल एथिक्स है एज ए डॉक्टर। दूसरी तरफ वो डॉक्टर है तो एक पर्सन ही,
तो एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल उसकी मोरलिटी हो सकती है कुछ, ठीक। जब कभी भी चिकित्सक का पेशेवर आचार और चिकित्सक की व्यक्तिगत नैतिकता किस पे आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ जाए, संघर्ष की स्थिति में आ जाए, तो देखिए क्या होता है। अब एक केस के थ्रू इसको समझेंगे। जो प्रोफेशनल एथिक्स है एक डॉक्टर का, वो इससे बोलता है कि आप अपने पेशेंट का बैकग्राउंड जाने बिना टू द फुल ऑफ योर एबिलिटी आप उसका इलाज करेंगे, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आप उसका इलाज करेंगे। आप ये नहीं देखेंगे कि इस मरीज का बैकग्राउंड क्या है, ये रेपिस्ट है या टेररिस्ट है, ये आपको नहीं जानना है। अगर वो आपके पास इलाज कराने आया है तो आप उसका पूरी तन्मयता से टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी आपको उसका इलाज करना होगा। ये आपसे कौन बोलता है? ये आपका मेडिकल एथिक्स बोलता है। ये एज ए डॉक्टर जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वो आपसे बोलता है, ठीक है। तो पेशेंट का बैकग्राउंड देखे बिना आपको उसका इलाज करना है, ये आपसे आपका प्रोफेशनल एथिक्स बोलता है। दूसरी तरफ एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आपकी जो मॉरल्स हैं वो क्या कहते हैं कि आप कभी भी एक हिंसक पर्सन, जो एक वायलेंट पर्सन है, उसकी आप कभी हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी जो इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो आपकी कॉन्साइंस है, आपकी अंतरात्मा है, वो कहती है कि आप कभी भी एक हिंसक पर्सन की, हिंसक व्यक्ति की मदद नहीं करेंगे। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई, जहां एज ए डॉक्टर आपको अपने पेशेंट का बैकग्राउंड देखे बिना उसका इलाज करना है, और एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल आप कभी भी किसी भी हिंसक व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई, देखिए एथिक्स वर्सेस मॉरल हो गया कि नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आप अपने को एज ए डिसीजन मेकर इस सिचुएशन में पाते हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के केस में हमेशा अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को ही फॉलो करना होगा। एज ए डॉक्टर जो आपका मेडिकल एथिक्स कहता है उसी को फॉलो करना होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने चूज किया है डॉक्टरी का पेशा। जब आपने हिपोक्रेटिक ओथ ली होगी, जब आप जिसको बोलते हैं डॉक्टर बनने के पहले जो ओथ, शपथ ली जाती है, वो ली थी, तब वहां पे आपने बोला था कि जो मेडिकल एथिक्स है उसका मैं शब्दशः पालन करूंगा। तो आपने चूज किया है वो करना। तो अगर आपने डॉक्टरी पेशा, डॉक्टर प्रोफेशन चूज किया है, तो उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसकी मेडिकल एथिक्स है, उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर? अगर आपकी जो कॉन्साइंस है आपको अलाउ नहीं करती है, आपकी जो नैतिकता है, आपकी अंतरात्मा है, वो ऐसे व्यक्ति का जो एक टेररिस्ट है या रेपिस्ट है और जो आपके पास इलाज कराने आया है, उसका इलाज करने को आपको अलाउ नहीं करती है आपकी अंतरात्मा, तो आपको रिजाइन करना होगा। जब तक आप डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं, तब तक आपको उसका इलाज करना ही होगा। क्लियर? तो यहां पे हमने देखा कैसे एथिक्स और मॉरल्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आ जाते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। अब इसको और केसेस के थ्रू हम समझेंगे। केस नंबर 2, लॉयर एंड क्लाइंट, वकील और उसका मुवक्किल, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल एथिक्स है एक डिफेंस लॉयर का, जो बचाव पक्ष के वकील का जो पेशेवर आचार है, वो क्या बोलता है उससे? वो बोलता है जो आपका क्लाइंट है, उस क्लाइंट को आप डिफेंड करिए टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। आप अपने क्लाइंट को किसी भी प्रकार उसका आप बचाव करिए। ये आपका प्रोफेशनल एथिक्स एज ए लॉयर आपसे बोलता है, ठीक है। दूसरी तरफ वो लॉयर एक इंडिविजुअल भी है, एक पर्सन भी है, और एज एन इंडिविजुअल उसकी कुछ कॉन्साइंस भी है, उसकी कुछ अंतरात्मा है, उसकी मॉरल्स है, नैतिकता है। तो मान लीजिए, ठीक है, एज ए डिफेंस, इसको निर्भया केस के उसमें समझिए आप प्रकरण में।
तो निर्भया केस में जो रेपिस्ट, जो एक्यूज थे, जिनके ऊपर रेप का एक्यूजिशन लगा, ठीक है, उनको एक वकील दिया गया था, डिफेंस लॉयर था उनका। वो डिफेंस लॉयर का काम क्या था कि जो एक्यूज थे, जिन्होंने जिनके ऊपर रेप का एक्यूज था, उनको क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंड करना। लेकिन वो वकील एज ए पर्सन, उसकी मोरालिटी एज एन इंडिविजुअल, उसकी नैतिकता में भी क्या हो सकती है कि जो अगर कोई व्यक्ति रेप करे, जो रेपिस्ट होते हैं, उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए यहां पे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई, जहां पे एज ए लॉयर आपका एथिक्स आपसे बोल रहा है कि आप अपने क्लाइंट को डिफेंड करिए, दूसरी तरफ एज ए पर्सन आपकी मोरालिटी बोलती है, आपकी नैतिकता आपसे कह रही है कि रेपिस्ट को बहुत सीवियरली पनिश करना चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आ गई, ठीक है। अब इस केस में भी सॉल्यूशन क्या होगा? इस केस में भी सॉल्यूशन ये है कि हमेशा आपको प्रोसेस में सर